दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम ब्रिजेंद्र है। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से मैं आपको भारतीय संविधान की 50 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर देने जा रहा हूं और ये हमारा पार्ट 4 होगा। अगर आपने इससे पहले के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देखें और उन सभी प्रश्नों को आप तैयार करें। मैं आपसे यहाँ पे शुरू में ही एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपको याद है तो आप तुरंत कमेंट करिए। ये मैंने पार्ट 3 में दिया था। मतदान करने की उम्र सीमा 18 वर्ष कब की गई, जबकि पहले 21 वर्ष थी। तो अब क्वेश्चन ये है कि मतदान करने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत और किस वर्ष की गई। अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है तो तुरंत कमेंट करें। मैं कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कितने लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्रिप्शन और इससे आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि कई सारे दोस्त लिंक भेजने की गुजारिश करते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो बेल का आइकन होता है, जो घंटी का निशान बना होता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपडेट करूँगा फिर आपको लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम भारतीय संविधान के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हमने 50 तक किया हुआ था और हम इसके आगे आज 51 नंबर से शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमारा 51वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे होंगे, भारत राज्यों का संघ है, यह बात किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बहुत ही इजी सा आसान सा क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का संघ है, यह बात अनुच्छेद 1 में, यानी कि अनुच्छेद 1 यहीं से शुरू होता है। इसी स्टेटमेंट से अनुच्छेद 1 या भारत का संविधान का भाग 1 शुरू हो रहा है कि अब भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आर्टिकल 1, भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में निर्देशित किया गया है। अनुसूची पूछ लिया दोस्तों, यहाँ पे अनुसूची ये है प्रथम अनुसूची। आपको पता होगा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बाकी की 4 अनुसूची कब जोड़ी गई, किस वर्ष जोड़ी गई, ये हम आपको पहले बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे। किसने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एक प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये जी ऑस्टिन का है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको भी याद रखें। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये है 9th यानी कि 9वां संविधान संशोधन। पाकिस्तान का बेरूबारी क्षेत्र जो है भारत में बेरूबारी जो क्षेत्र था उसे पाकिस्तान को सौंपा गया है, ये 9वें संविधान संशोधन के तहत। तमिल भाषा के लिए अलग राज्यों की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण जिसकी मृत्यु हो गई। ये तमिल भाषी जो लोग थे उनके लिए अलग से राज्य की मांग कर रहे थे। पोट्टी श्री रामालू इनका नाम है, रामुलू। और ये जो है इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए, यानी आंध्र प्रदेश अलग से राज्य बनाने की मांग कर रहे थे और ऐसा मांग करते हुए अनशन पे थे और अनशन पे इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर सरकार को जो है इनकी बात माननी होती है और बाद में फिर ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है, जो आगे आपको बताया जा रहा है। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश का। ये 1 अक्टूबर 1953 को हुआ है जब पोट्टी श्रीरामुलू जी का अनशन चल रहा था, जब इनकी मृत्यु होती है तब। और इसी के आधार पर जब आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन कर दिया जाता है तो अन्य राज्यों से भी भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग होने लगी, जिसके लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम दिया गया और वो उसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो उसी का अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, फजल अली। ये आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो इसी के आधार पे बाकी सारे राज्यों का भी गठन किया जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया।
तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में बना था, इसके आधार पर, इस जो है आयोग के आधार पर 14 राज्य एवं 5 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है, इसके आधार पर भारत में कितने राज्यों का गठन किया गया? 14 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था दोस्तों? जो मूल संविधान था उसमें 4 प्रकार के वर्गों में रखा गया था राज्यों को। वर्ग का, खा, गा, घा, ये 4 प्रकार के राज्य थे। ABCD कह सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में वर्ग राज्य का, राज्य खा, राज्य गा, राज्य घा। तो 4 प्रकार के वर्ग थे राज्यों के मूल संविधान में, जिन्हें बाद में 1956 के अधिनियम द्वारा हटा करके, का, खा, गा हटा करके उन्हें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के रूप में गठित कर दिया गया। और कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 का है, तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में कैसे हो सकता है? तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये पोटी श्री रामालू जी के अनशन के आधार पर जब इनकी मृत्यु होती है, तो ये 1953 में ही, इनके मृत्यु के तुरंत बाद वो जिसकी मांग कर रहे थे तमिल भाषाई क्षेत्र की, उसी भाषाई क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश कर दिया गया था तुरंत। उसके बाद जब ये आंध्र प्रदेश बन गया, इसके आधार पे अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर डिमांड बढ़ी, लोगों ने मांग किया कि हमें भी अलग किया जाए। तब जाके फजल अली जी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जो था राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। तो ये आयोग बाद में बनता है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन पहले हो जाता है। तो ये अलग है, इसको आप लेकर के कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठन किया गया? ये है पौंडीचेरी। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन इनको रटना होगा आपको। गुजरात का 15वां राज्य के रूप में, गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब किया गया था? 1960 में किया गया था। अब यहाँ देखेंगे तो भाई जो आयोग के द्वारा मात्र 14 राज्य थे, फिर उसके बाद 15वें राज्य के रूप में किसका? गुजरात को 15वें राज्य के रूप में 1960 में दर्जा दिया गया है। उसके बाद फिर 26वें, ये इंपॉर्टेंट है 3-4 यहाँ से दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लेकर के यहाँ तक ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। आप देख पा रहे हैं कि 26वां राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। कब गठन हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को। फिर 27वां राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। कब गठित हुआ? 9 नवंबर 2000 को ही, यानी कि तारीख अलग है, सन वही है, महीना भी वही है, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। फिर 28वां राज्य कौन बना? झारखंड। ये कब बना? 15 नवंबर 2000। तो एक ही महीने में, यानी नवंबर महीने में 1, 9, 15 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब आपको पता है छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? आप बताइए, इसको कमेंट करिए, मैं देखूंगा। उत्तराखंड पता ही होगा आपको, उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। झारखंड पता ही होगा, बिहार से अलग किया गया। तो ये, और लास्ट में बचा आपका 29वां राज्य जो है तेलंगाना। ये कब गठित हुआ? 2 जून 2014 को। तो ये 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको जरूर याद रखिए, इनसे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो ये हो गए, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी देशी रियासतें थी? दोस्तों देशी रियासतें जो थी वो 562। आगे है, कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में कर लिया? 559 देशी रियासतों ने अपना विलय भारत में इच्छा से कर लिया था। तो कितनी बची? 3, 59, 3, 62, 3 देशी रियासतें थी जो भारत में स्वेच्छा से विलय नहीं किए। और उसमें से जूनागढ़ है। ये जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया? तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया। फिर है हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर कितने राज्य गठित किए गए? 1912 की बात कर रहे हैं। ये भाषाई आधार पर गठित किए गए 3, बिहार, उड़ीसा और असम। तो ये थोड़ा एक डीप क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, NCR, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको ज़रूर याद रखिए। नेशनल कैपिटल रीजन NCR नाम से काफ़ी जाना जाता है, पॉपुलर है।
तो दिल्ली को एनसीआर कब घोषित किया गया, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब कहा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के द्वारा ये किया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषदें हैं, 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। यही मैं एक बात और बता दूं कि अगर पूछता है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, तो ये संविधान का भाग 2 है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। आगे है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। जी हाँ, एकल नागरिकता प्रदान करता है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, अनुच्छेद 11। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 5 से 11 तक नागरिकता है, याद रखिएगा। नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया, संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये है, ये संसद द्वारा यहाँ पे रहेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, केवल ये यहाँ पे प्रिंट की कह सकते हैं। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 5 प्रकार से। जन्म के आधार पे, वंशानुक्रम के आधार पे और शादी, कई तरह 5 प्रकार हैं। वो 5 प्रकार का जो है डिटेल में आपको अभी जब इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे आप देखिएगा, अभी याद रखिए 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है, 7 वर्ष इसका आंसर है। किस अनुच्छेद में संविधान के आरंभ होने पर संबंधी प्रावधान दिया गया है, ये अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान जब लागू हुआ उस समय जो भारत में थे वो भारतीय नागरिक होंगे। इस तरह की बात अनुच्छेद 5 में कही गई है। 5 से 11 तक नागरिकता है, ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि संविधान जब लागू हुआ उस समय नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में दिया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अनुच्छेद 9 में है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसी बात अनुच्छेद 9 में कही गई है। आगे कह रहे हैं कि लगातार अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखते हैं। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ, ब्रिटेन में। अब हम आगे मूल अधिकार में आपको बताता चलूं कि जो है पहले जो हम राज्य की चर्चा कर रहे थे वो राज्य संविधान के भाग 1 में है। फिर हम नागरिकता की चर्चा कर रहे थे, नागरिकता है संविधान के भाग 2 में। अब हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की, संविधान के भाग 3 में है। तो हम एक तरह से सीक्वेंस वाइज हमने क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। अगर आप संविधान को पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल जो है पता चल जाएगा कि हम सीक्वेंस वाइज बढ़ रहे हैं। हमने नागरिकता के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए जो पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं भाग 3 की तरफ। भाग 3 है किसके लिए, मौलिक अधिकार के लिए। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये हम देखेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये होगा आपका मूल अधिकार। अभी यहाँ पे हम देखिए, पहले तो हमने कहा कि मूल अधिकार का विकास कहाँ हुआ, ब्रिटेन में। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया, 1215 में। मैग्ना कार्टा ये ब्रिटिश में वहाँ के लोगों के लिए मूल अधिकारों का एक दस्तावेज था जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। सामान्य शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि जो मैग्ना कार्टा है ये एक कानूनी दस्तावेज है ब्रिटेन का, जिसमें ब्रिटेन के निवासियों के मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, ब्रिटेन के निवासियों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये 1215 में आया और इस पर ब्रिटिश सम्राट जॉन ने 1215 में साइन किया था। तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन में 1215 में ही मूल अधिकारों का जो है सूत्रपात हुआ। और आगे चलते हैं भाई। किस देश ने 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र ये द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए, फ्रांस ने। 1789 में फ्रांस ने जो है मूल अधिकार दिए। तो ये भी बोल सकता है कि फ्रांस ने मूल अधिकार कब दिए, 1789 में। फ्रांस के शासक लुई 16वें को किस कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण, इतना बड़ा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया लुई 16वें ने, इसलिए उसे वहां पे फांसी पे चढ़ा दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट। अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? 1791 में। एक क्वेश्चन निकल के यहाँ से आता है कि क्या अमेरिकी संविधान में मूल अधिकार शुरू से थे, या ये कह सकते हैं क्या मूल अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन था? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने 1791 में मूल अधिकारों को दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस देश ने संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया? अमेरिका। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से। 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकारों की मांग की? 1928 में। मोतीलाल ने मूल अधिकारों को मांग कब की? 1928 में। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार एवं परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया? ये है आपका वल्लभ भाई पटेल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि संविधान सभा द्वारा जो मूल अधिकार संबंधी एक समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों मूल अधिकार परामर्श किसके थे? उप समिति। तो ये उप समिति की भी मैंने चर्चा पहले किया था कि मूल अधिकारों संबंधी जो उप समिति बनी थी उसकी अध्यक्षा कौन थी? जेबी कृपलानी। और जो है मेन समिति थी या समिति थी वो थे वल्लभ भाई पटेल, उसके अध्यक्ष थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ध्यान ये देना है कि आपसे एक मूल अधिकार समिति पूछा है कि मूल अधिकार उप समिति पूछा है। तो समिति पूछेगा मूल अधिकारों की तो वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, और अगर उप समिति पूछेगा तो जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए? ये देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था 12 से 35, यहाँ पे ये हमने बताया। तो वही यहाँ क्वेश्चन के रूप में भी दिया गया है कि भारतीय संविधान किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं? ये अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 याद रखिएगा, 12 से लेके 35 तक जो है अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा, देखिए यहाँ पे ये भी मैंने क्वेश्चन शामिल किया कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। कोई भी चीज मिस नहीं होगी। मैंने इतना सीक्वेंस से सेट किया है क्वेश्चंस को कि आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें मैंने यहाँ पे शामिल किया। अगर आप अच्छे से प्रश्न कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भाग 3 कवर हो रहा है पूरी तरह से। तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो सारी चीजें यहाँ आ गई। आगे बढ़ते हैं। संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 एवं 21 निलंबित नहीं किए जा सकते? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है ये इमरजेंसी का प्रावधान, आपातकाल जो है, तो आपको पता होगा कि जो नेशनल इमरजेंसी, जो राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो लगभग सभी मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, सभी मूल अधिकार निरस्त हो जाते हैं सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपातकाल लागू होता है तो 2 ऐसे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और 21, इसके अंतर्गत जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं। आप 20 में जानते होंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 21 में आपको दिया गया है प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो आपके अधिकार हैं ये निलंबित नहीं होते हैं, प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब आपातकाल लागू होता है तभी भी। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं? अभी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, थोड़ा सा ये ज्यादा गहरा क्वेश्चन हो गया, ज्यादा जो है कठिन क्वेश्चन कहा जा सकता है। इन्होंने पूछा है कि किन आधारों पर, यानी कि भाई आपात लागू होने के आधार बताए गए, वो कौन कौन से हैं? एक तो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण अगर है तब, और सशस्त्र विद्रोह हो, इसी तरह से जो है आंतरिक कलह की बात की जाती है जो इसमें नहीं दिया गया है। तो इस तरह की बातें हैं जिसके आधार पर इमरजेंसी लागू की जाती है। तो इन्होंने पूछा कि जो अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो निलंबित हो जाते हैं।
और किस स्थिति में अगर आपात लागू होता है। तो अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर इमरजेंसी लगाई गई है, युद्ध होने वाला हो या बाहर से किसी देश द्वारा आक्रमण होने वाला हो, इस आधार पर अगर इमरजेंसी लगाई गई है तो अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो निलंबित हो जाते हैं। इसी का क्रॉस क्वेश्चन है कि किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार निलंबित नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, यानी कि अगर भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यहीं के लोग शस्त्र लेकर के विद्रोह पे उतारू हो जाए और इस आधार पे इमरजेंसी लागू कर दी जाए तो अनुच्छेद 19 में जो आपको मूलाधिकार दिए गए हैं वो निलंबित नहीं होते हैं। तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर है। सशस्त्र विद्रोह होगा और इस आधार पे आपात लागू होगा तो 19 में जो मूलाधिकार निलंबित नहीं होंगे, लेकिन युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में इमरजेंसी लागू की गई है तो अनुच्छेद 19 में दिए गए मूलाधिकार आपके निरस्त हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, इमरजेंसी का क्या प्रावधान है, क्या है, इसकी चर्चा हम बहुत ही डिटेल में आगे करेंगे। अभी हमने वन लाइनर को आपको पढ़ाने का जो है एक स्टेप लिया हुआ है, इसके बाद हम डिटेल में संविधान को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं सब क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है, अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया? टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ये है 44वां संविधान संशोधन 1978। अभी इससे पहले भी यहाँ पे 44वां संविधान का जिक्र मैंने किया, ये देखिए। तो 44वां संविधान संशोधन भी 42वें संविधान संशोधन की तरह ही काफी इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। कब हुआ था? 1976 में। तो याद होगा आपको, मैंने बताया उसको भी। लास्ट क्वेश्चन में आज यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा और इसके बाद फिर आगे हम कल पढ़ेंगे। संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित किया गया था? देखिए, जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 के तहत ये हमारा मूल अधिकार था। लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार नहीं रह गया है, विधिक अधिकार हो गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? यहाँ लिखा है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, इसी तरह से और भी क्वेश्चन है जिनकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, चूंकि बहुत लंबी हो जाएगा आपका लेक्चर और आपको इनको लर्न भी करना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इनकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो इनकी जेन्युइनिटी है, जो इनमें एक इनका जो वैल्यू है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल की तो आपको पता होगा सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको प्लीज़ आप लर्न कर लीजिए और आगे भी इसी तरह से मैंने सीक्वेंस से सारे संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने बनाया हुआ है और आपको कंटिन्यू में देता रहूँगा, बशर्ते आप मेहनत से तैयार करते चलिए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर इन सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हैं तो। दोस्तों, आप लोग आई थिंक लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हैं। आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पसंद आता है लेक्चर, इतनी मेहनत से मैं बनाता हूँ तो एक लाइक कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक एक मोटिवेशन होता है। हमें लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हो रही है और आपको पसंद आ रहा है और आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें। लाइक करने में आपको कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम और एनर्जेटिक होके लेक्चर बनाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप जानते हैं जो कवि होते हैं उनके लिए तालियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसी तरह से हम यूट्यूबर के लिए लाइक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं और बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए। आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।